हेलो एवरीवन। आज 28 जुलाई 2025 है और आज के कौन कौन से करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके टॉपिक बेसिकली कौन कौन से हैं आप देखें। फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स अभी हाल में आरबीआई ने प्रपोज की है और बहुत टाइप के इंडेक्स आरबीआई इशू करता है, जिसे हो सकता है आपको पता हो नहीं पता हो। अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। इसके अलावा जो टेपर टेंट्रम क्या था, क्या इशू था, और जो लिक्विडेशन क्या होता है, ये सारी कीवर्ड्स आप यहाँ पे जानेंगे। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कम हुआ है तो क्या रीज़न रहे हैं, एफडीआई से संबंधित अभी हाल में रिपोर्ट्स आई हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो इकोनॉमी से खास तौर पर रिलेट करते हैं। इसके अलावा एनसीएमसी के बारे में आप जानोगे। तो आइए रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स। तो आरबीआई ने हाल में क्या किया है, फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स को प्रपोज किया है। एंड आरबीआई इज ए कंपोजिट डेली इंडिकेटर मेजरिंग द टाइटनेस और इजीनेस ऑफ इंडियन फिनेंशियल मार्केट इन रियल टाइम। तो वास्तविक समय में भारत में जो डेली बेसिस पर जो फिनेंशियल मार्केट में टाइट हो रही है, इंडिकेट या इजी हो रहा है, उसको मेजर करेगा। अब देखो, फिनेंशियल मार्केट में अगर आपको पता होना चाहिए कि देखिए फिनेंस मार्केट में पैसा कहाँ से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कितनी ब्याज दर है, ये सारी चीज़ों को डेली बेसिस पर यहाँ पे मेजर करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई पहली बार कोई इंडेक्स लेके आ रहा है। आरबीआई वेरियस टाइप के इंडेक्स पब्लिश करता है। अगर आपने ना सुना हो इसके बारे में तो आप जानते हैं एफआईआई, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये आरबीआई इशू करते हैं एनुअली और इस पर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स आरबीआई इशू करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स आरबीआई इशू करता है जिसे कहा जाता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इंडेक्स। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इंडेक्स अब सबका अलग अलग टाइम है। जैसे इसे बाई मंथली आरबीआई इशू करता है, वहीं अगर आप देखोगे अभी जो फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स है, इसे पहला एक ऐसा इंडेक्स है जिसे आरबीआई डेली इशू करने वाला है ना। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एनुअली इशू करता है, एनुअली साल में। इस तरह से अगर आप देखोगे बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो बहुत सारे ओबिकस के बारे में आपको नहीं पता हो तो आप जान लो। ओबिकस इंडेक्स आरबीआई इशू करता है। ऑर्डर बुक, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो इस तरह से एक और इंडेक्स की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ठीक है। FCI यूजेस मोर देन 50 फाइनेंशियल इंडिकेटर्स टू एसेस कंडीशन। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। 50 नहीं बल्कि 20 के आसपास इंडिकेटर यहाँ पे आरबीआई यूज करने वाला है। अब 20 जो इंडिकेटर होंगे, अगर आप देखो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मनी मार्केट में जीसेक है, ग्लोबल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटी होती है। तो इन सारे ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स को यहाँ पे ध्यान में रख के ये फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स बताया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज 1, ओनली 1। आरबीआई के बारे में बात कर तो आरबीआई को 1934 एक्ट के अंतर्गत 1935 में बनाया गया था, ठीक है, और इसका राष्ट्रीय का नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू बात करेगा, द टाइटेस्ट फाइनेंशियल कंडीशन ड्यूरिंग आरबीआई सैंपल पीरियड वर रिकॉर्डेड इन जुलाई 2023 कोइंसाइडिंग विद द ग्लोबल टेपर टेंट्रम। तो ग्लोबल टेपर टेंट्रम क्या है, ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। देखिए टेपर टेंट्रम क्या है, ये अब लग तो रहा है बहुत डिफिकल्ट टर्म्स, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। टेपर टेंट्रम एक ऐसी कंडीशन होती थी, 2013 में ऐसा हुआ था कि जब यूएस का जो फेडरल रिजर्व है या जो यूएस का आरबीआई अगर आप बोलो उसे, उसने कहा कि वह धीरे धीरे बॉन्ड जो है उसकी खरीदी को कम करेगा। अब ये क्या होता है, देखो बॉन्ड का क्या मतलब होता है। बॉन्ड अगर खरीदी कम करेगा तो इससे क्या होगा, देखिए जब गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी बॉन्ड खरीदती है, जो बॉन्ड खरीदेगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा जाएगी, है ना। लेकिन अगर ये खरीदी कम की जाए तो इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी कम होने वाली है, टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसी की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। तो बॉन्ड जब यूएस का जो फेडरल रिजर्व उसने ऐसा कहा तो इससे पूरे ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं एक चिंता की बात हो गई। अब अगर हम बात करें भारत में क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, तो भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा निकालने लगे, ठीक है। उन्हें लगा कि अब यूएस में अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे काम करेंगे, ठीक। इससे अब रुपया तेज़ी से गिरने लगा, ठीक है। शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। अब जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका में ज़्यादा रिटर्न किसी को मिलेगा तो भारत में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना। देखिए अच्छी बात है, यहाँ पे भारत में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉलर इतनी महत्वपूर्ण करेंसी, इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो सभी लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियस अमेरिका रहेगी। तो फिर ये सिचुएशन देखने को मिली। अब आरबीआई, अब यहाँ पे क्या होता है कि द टाइटनेस फाइनेंशियल कंडीशन ड्यूरिंग आरबीआई सैंपल पीरियड वर रिकॉर्डेड इन जुलाई 2013 कोइंसाइड विद ग्लोबल टेपर टेंट्रम। तो यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट बता रहा है जो एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट है।
दूसरा, पोस्ट कोविड इन जुलाई जून 2021 इंडिया एक्सपीरियंस द इजीएस्ट फाइनेंशियल कंडीशन ड्यू टू आरबीआई लिक्विडिटी सपोर्ट मेजर। अब कोविड-19 के बाद आपको पता है कि लोग पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या न्यू यूनिट्स को स्टैब्लिश नहीं कर रहा था, तो आरबीआई ने ढील दी यहाँ पे कि लोग आए मार्केट्स में पैसा लगाए हैं ना, फिर लिक्विडिटी ईज जिसे कहा जाता है, लिक्विडिटी ईजिंग की आरबीआई ने। तो इसकी शुरुआत यहाँ पे अगर आपको कोविड-19 के बाद ऐसी व्यवस्था देखने को मिली थी। तो दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। यहाँ पे जानना ये था कि एक तो टेपर टेंटम क्या है, बॉन्ड खरीदी बिक्री क्यों होती है, क्योंकि यूपीएससी कई बार बॉन्ड पूछा, उसका लगभग फेवरेट टॉपिक रहता है। एमसीक्यू थर्ड बात करेगा, इंडियाज करंट अकाउंट रिकॉर्डेड 1.3 ऑफ जीडीपी सरप्लस इन Q4 2024-25 primarily due to a narrowing trade deficit caused by falling oil price and strong service support। भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो 1.3% प्लस यहाँ पे देखा गया, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट का मानना है, ठीक है। अधिशेष दर्ज हुआ, जिसका मुख्य कारण तेल की कीमतों में गिरावट हुई। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कारण है, ये यहाँ पे बात हो रही थी। क्या बात यहाँ पे सही है? अब देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट आखिर होता क्या है, अब आपको ये पता हो नहीं पता हो, देखिए हर एक देश सामान विदेशों से खरीद फरोख्त करता है, तो दो चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है, गुड्स की और सर्विसेज की, है ना। भारत हमेशा से खासतौर पे जब से ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में बहुत आगे रहा है, और सर्विसेज में हमारा हमेशा सरप्लस रहा है। अब बात हम करें वर्तमान में क्या हो, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा सरप्लस में देखने को मिला है। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात हो तो इसे कैसे निकालते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, हम जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट इनकम पेमेंट्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेट माइनस नेट ट्रांसफ़र। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको निकाला जाता है। अब यहाँ पे ये बात हो, जो पहला स्टेटमेंट अगर आपने करंट अफेयर देखा होगा, समझा होगा, तो आपको जाहिर सी बात लगेगी कि हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिली है। दूसरा, यहाँ पे सेवाओं का निर्यात गिर गया, सर्विस का जो एक्सपोर्ट है गिर गया, ये तो बात गलत है। सेवाओं के एक्सपोर्ट में तो वृद्धि हुई है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, जो हमारी करेंसी बाहर जाती है उसमें हमें फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और अगर उसका प्राइस बढ़ गया बैरल डॉलर में, तो क्या होता है कि हमें महंगा तेल खरीदना पड़ता है। अब कच्चे के तेल के जो दाम है कम होने से की वजह से, गिरावट होने की वजह से हमें जो व्यापार घाटा था हमारा कम हुआ, यहाँ पे हमने सरप्लस को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो यहाँ पे बात कर रहा है दूसरा, तो दूसरा इनकरेक्ट है ना। तो पहला स्टेटमेंट ओनली वन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट में देखिए गुड्स को, सर्विसेज को, नेट इनकम को और नेट ट्रांसफर्स को यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू 4 बात कर रहा है एफडीआई के संबंध में। अब देखिए दो तरह की इन्वेस्टमेंट आती है विदेश से, एक तो होती है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दूसरा एफडीआई। किसी भी कंपनी में 10% के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है लंबे समय के लिए, तो उसे एफडीआई काउंट किया जाता है जनरली। और एफआईआई छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर मार्केट में या अन्य जगह इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, कभी भी बाहर जा सकते हैं। तो ये एफआईआई की सिचुएशन दिखाती है। अभी क्या हुआ, सिंगापुर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ एफडीआई इन फाइनेंशियल ईयर 2025, 30% कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनफ्लो। अब कभी कभी आपको ये डाउट लगता होता है कि सिंगापुर कैसे इतना बड़ा एफडीआई इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए बहुत सारा पैसा भारत का टैक्स बचाने के लिए सिंगापुर या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में जाता है। अब वहाँ से पैसा, यहाँ से पैसा वहाँ गया है ना, किसी भी थ्रू, है ना। उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं खासतौर पे पैसे को भेजने के, वेब्स हो गया, पोएम हो गए, हालांकि सरकार ने स्टेप्स उठाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, प्रॉफिट सिस्टम हो गया। अब वो पैसा भारत में इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है, तो उसमें उतना टैक्स नहीं देना पड़ता। सपोज करिए आपने 1 लाख करोड़ रुपए कमाए, और 1 लाख करोड़ रुपए में भारत सरकार को आपको 30% टैक्स देना है। आपने क्या किया, किसी बहाने ये पैसा विदेश भेज दिया और विदेश से भारत में इन्वेस्टमेंट डलवा दी, तो आपका पूरा पैसा सीधे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से बहुत सारा पैसा सिंगापुर से और बहुत सारी कैमन जो आइलैंड्स हैं उनसे भारत में आता है। तो कभी भी ऐसा डाउट मत करिए कि बहुत बड़ी इकॉनमी है सिंगापुर, तो इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है। हाँ, अच्छी इकॉनमी है, लेकिन इसका रीज़न यह भी है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट टॉप द एफडीआई इनफ्लो विथ ओवर 50%। तो ऐसा नहीं है यूनाइटेड स्टेट ने टॉप नहीं किया है, 50% इसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी नहीं, अगर 10% के आसपास, 10 या 10% से कम ही रहता है इसका कंट्रीब्यूशन। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम इसका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेगा द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो ऐसी कमेटी जो क्राइसिस को मैनेजमेंट करती है, उसको स्टैब्लिश किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025। तो अभी अमेंडमेंट हुआ, इसलिए 2025 से बोला जाता है। एज द अपेक्स स्टैच्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी बाय फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स। आपने एनडीआरएफ के बारे में सुना होगा।
आपने एसडीआरएफ के बारे में बात सुना होगा, तो जब भी कोई आपदा आती है देश में तो एनडीआरएफ और स्टेट में एसडीआरएफ एक्टिव हो जाती है। उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था, बाद में कई बार अमेंडमेंट हुआ, 2025 में भी उसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है। दूसरा, एमसीएमसी ओनली एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी एट द नेशनल लेवल। एनसीएमसी केवल राज्य सरकार को सलाह देती है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, जाहिर सी बात है दूसरा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि नेशनल है तो जाहिर सी बात है कि किसे एडवाइस देगी, सेंटर को देगी, है ना। अगर स्टेट होता, एमसी होता तो वो स्टेट को एडवाइस देती, तो ठीक है, ये तो नेशनल को भी देगी और स्टेट को भी देगी। तो यहाँ पर जो ये कह रहा है कि नेशनल को नहीं देती है, ये बात यहाँ पर कंप्लीटली रॉन्ग है। ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू बात करेंगे, व्हाट वाज इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो कितना चालू खाता सरप्लस रहा है अभी, 1.3 ऑफ टोटल जीडीपी, तो इतना हमारा सरप्लस रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है वो हमने आपको बता दिया। सरप्लस क्या होता है, अगर आप 100 रुपये का सामान खरीदते हैं और 100 रुपये का सामान बेचते हैं तो इसे कहते हैं जीरो। 100 रुपये का सामान खरीदा, 200 रुपये का सामान बेचा आपने, इसे कहते हैं सरप्लस। 100 रुपये का सामान आपने खरीदा और बेचा आपने कितने का, 50 का, तो इसे कहते हैं घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। हमेशा घाटा ही देखने को मिला भारत को, है ना, लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे जो ट्रेड करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला। हालांकि कई बार बीच बीच में ऐसा टाइम आया था जो सर्विस सेक्टर की वजह से आगे बढ़ा था, लेकिन अभी ये जो आंकड़े हैं इस वजह से एमसीक्यू यहाँ पे ये बना है। व्हाट वाज द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट सीपीआई इन जून 25। तो जून में जो सीपीआई इन्फ्लेशन कितनी थी यहाँ पे आपको बताना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.1 सीपीआई इन्फ्लेशन थी। सीपीआई किसे कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। एक उपभोक्ता को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है एक बेसिक सुविधाओं को लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, परिवहन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ये यहाँ पे सीपीआई मेजर करता है। और सीपीआई का जो आंकड़ा है पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो सीपीआई के टाइप होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, औद्योगिक मजदूरों के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, रूरल्स के लिए और अर्बन के लिए। तो 4 टाइप के आपको जनरली सीपीआई आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका फॉर्मूला है, कभी हम डिटेल वीडियो में देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जून 2025 में सीपीआई कितना था, 2.1 था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई प्रपोज फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करती आरबीआई के फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स, तो इसमें से ऑप्शन सी है जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, इसे इंक्लूड नहीं करती। इसके अलावा फॉरेन मार्केट इंडिकेटर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स, फॉरेक्स मार्केट, इन सभी को यहाँ पे क्या करती है, इंक्लूड करती है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। पॉलिटी की सीरीज चल रही है 200 MCQs, उसको भी देखिए। 100 MCQ की सीरीज चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री, उसको भी देखिए। और आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।